तो गाइज़ आज हम करने वाले इस वीडियो में कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। इससे लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था एंड उसका बेसिक इंट्रो दिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम ये डिटेल वीडियो होगी पूरी कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। उसमें आपके बहुत सारे फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमारी मॉडल्स फंक्शंस हैं एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एटसेट्रा, वो सारे फंक्शंस मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, उन्हें समझाऊँगा भी एंड उनकी जो कंटिन्यूटी होगी उनका बिहेवियर किस पॉइंट पे कैसा है, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा ये पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया x² + 1, तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है। और हमें जैसे कि पता है ये कोफिशिएंट इसका आगे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होता है। तो जनरल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट जो मैंने टर्म लिखी वो इसकी a0, दूसरी जो टर्म होगी इसकी वो होगी ax a1। अब इसमें इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। एंड दूसरी x² a2, मतलब इधर मैंने a2 लिखा है ना, तो आप इधर a2 x0, मतलब जैसे जैसे हम वैल्यू 0 से स्टार्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके कोफिशिएंट की भी हमें पावर बढ़ानी है, ठीक है। जैसे x³ लिखा तो a3 डॉट 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 ऐसे करते करते x⁴n तक और an टर्म हमने जनरल फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जनरल फॉर्म में कैसे लिखा। तो अब देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले तो जो फंक्शन है उस पर वो वैल्यू पुट करते हैं, इस पर हम कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो पहले इस पर हम चेक करते हैं, देखो एट x = c एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट इन रियल लाइन। तो देखो ये हम जब इसमें पुट करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, a0 x की जगह c1 c² a2 डॉट 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 क्यूब वाला नहीं लिख रहा मैं, c⁴n a⁴n, यही आएगा, ठीक है। और ये सिंपली है क्या, x की जगह हमने c तो रखा है तो हम इसको हाँ pc आ गया हमारा, हाँ ये रखने पर, ठीक है। एंड अब फिर हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट पर, है ना। तो नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, pc ले लेता हूँ मैं क्योंकि p दे रखा है ना। तो ये क्या होगा, सिंपली c इसमें पुट हो जाएगा और यही हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम c टेंस टू c वैल्यू उसमें पुट कर रहे हैं, वैसे एक्चुअली c पुट नहीं करते उसके आसपास, है ना। बट इसमें हम जनरल फॉर्म में ले रहे हैं ना, उसके नेगेटिव ले रहे हैं पार्ट ना पॉजिटिव ले रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं उस पर, ठीक है। क्योंकि एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, वो हम तब करते हैं जब हमारा मतलब फंक्शन ठीक से लिमिट उसकी हम निकाल नहीं पा रहे, तो हम उसमें फॉर्मलाइज करते हैं और प्लस माइनस वो करते हैं, ठीक है। बट इधर तो डायरेक्ट पॉलिनॉमियल फंक्शन है, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और यही इसकी मतलब एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो, आगे यूज़ करेंगे इसको। तो डायरेक्ट आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन पे भी वही वैल्यू आई और लिमिट पे भी वही वैल्यू आई, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अब सी मैंने क्या बोला था, एक रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब क्या है, एवरीवेयर, है ना। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर या फिर फॉर ऑल। अब फॉर ऑल के लिए आपको सिंबल पता होगा, इसको लिखते हैं हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। थोड़ा टेक्निकल मैथमेटिकल वे में लिखा करो थोड़ा, ठीक है, आपकी लेंथ भी कम हो जाएगी और समझ भी आ जाएगा टीचर को, ठीक है। तो ये था पॉलिनॉमियल के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस फंक्शन के बारे में देखते हैं। अब जैसे कि शायद आपको पता हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो नहीं पता तो फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो जो f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये जो बॉक्स की तरह साइन होता है, इससे जब x बाहर निकलता है तो उसका कुछ अलग ही बिहेवियर होता है, ठीक है। जिसको पता होगा वो समझ रहा होगा, जिसको नहीं पता वो भी समझ लो, ठीक है। कैसे, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले समझा देता हूँ यही, देन प्रोसीड करेंगे फर्दर। फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह 1.5 रखा, ठीक है। तो इसके अंदर जब 1.5 आएगा तो उसकी वैल्यू 1.5 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। जैसे हम कोई फंक्शन है f(x) = 1/x, तो ये फंक्शन डिफरेंट
वैल्यू देगा ना हमें, सेम तो देगा नहीं 1.5 रखेंगे तो सेम एज इट इज़ यही है, बट सेम नहीं है। कंसेप्ट एक जैसा लग सकता है आपको। देखो इसमें जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1। अब 1 क्यों आई, ये भी रीज़न है। एंड अभी देखो पहले एग्जांपल देखो, देन करते हैं उसको भी। फिर जब हम 1.6 रखेंगे तब भी 1 आएगी, ठीक है। जब हम 2.1 रखेंगे तब 2 आएगी। तो हम क्या ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं इसमें, हमें क्या ऑब्ज़र्व हो रहा है कि जो हम वैल्यू, हमारा एक्चुअल वैल्यू है उससे लेफ़्ट डायरेक्शन में सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। क्योंकि इसके जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, जो कि इस नंबर से बड़ा है। इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, इक्वल हो सकता है उस नंबर के। जब आप 1 पुट करोगे तो आंसर उसका 1 आएगा, क्योंकि वो इंटीजर है, वो भी बताऊँगा आगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम पुट कर रहे हैं उससे लेस देन ही आएगी वैल्यू और ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 0 नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट। उससे पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है इधर, 1, इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन फिर हम बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी ये, मतलब x के इक्वल हो सकता है और x -1 से बड़ा होगा। मतलब इधर 1.5 है तो -1 करोगे 0.5, तो 0.5 थोड़ी आएगा, उससे तो बड़ा होगा ना। और इससे बड़ा क्या है, इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, इसलिए ये डेफिनेशन फॉलो करेगा, ठीक है। ये फिर सिंपली समझ लो डेफिनेशन, अगर आपको समझ नहीं आती, बट ये इंपॉर्टेंट है, वैसे समझना चाहिए। तो इसमें सिंपली क्या समझोगे, जो हम पुट कर रहे हैं पॉइंट वाली वैल्यूज़ 1.9 तक भी, तो उससे पहले वाली वैल्यूज़ आती हैं सारी, ठीक है, 1 तक, ठीक है। तो 1 ही आएगा उन सभी वैल्यूज़ के लिए, उन जो भी वैल्यूज़ 1.7, 8, 9 तक गई उनसे 1 ही आएगा उनका आंसर, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में, पेपर में यही क्वेश्चन दे दिया, तो टेल मी द वैल्यूज़ ऑफ x। अब क्वेश्चन में भी यही बोलेगा वैल्यूज़, क्योंकि इधर वैल्यूज़ होंगी ना कि वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो इसमें 1 कब आ सकते हैं, 1.1 पे भी, 1.2 पे भी, 1.3 पर भी, 1.4 पर भी आ सकती है ना। और इवन 1.11, 11, नंबर तो आगे बढ़ता है, उन पे भी आएगी। तो सिंपली क्या बोलोगे आप कि जो x होगा वो सिंपली बिलोंग करेगा हमारा 1 to 2, ना ही, सॉरी ये बनाना चाहिए क्योंकि 1 पे तो 1 आ जाएगी ना। तो 1 to 2 नहीं आ सकती उसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि हम 1.9 भी रख दो आप, उसकी वैल्यू 2 थोड़ी आएगी, उसकी 1 आएगी, है ना। तो 2 नहीं आ सकती, 1 आ सकती, इसलिए इस पर क्लोज, इस पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया x के सॉल्यूशन। ऐसे पेपर में आते भी हैं क्वेश्चन कई बार, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टाइप के। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। एंड हाँ, आपको इधर से पता चल गया होगा इसकी रेंज क्या होगी, क्या आ रही है इसकी रेंज, हमेशा नंबर्स आ रहे हैं और माइनस में भी आ सकते हो नंबर, तो है ना। एक माइनस का एग्जांपल भी ले लेते हैं। माइनस का एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया -1.1। अब -1.1 से पहले क्या है, -1 है ना। तो देखो -1.1 जब +1.1 होता है तो आंसर 1 आता है इसका, ठीक है। -1.1 है तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन। अब जब हम माइनस का एग्जांपल लेंगे, मैंने इधर लिख दिया माइनस का एग्जांपल लेंगे, तो -2 क्यों आएगा आंसर, आपको लग रहा होगा। -2 इसलिए आएगा क्योंकि अब आपको लग रहा हो 1 ही आना चाहिए ना, क्योंकि 1.1 है। बट अगर आप देखो नंबर लाइन में तो 1.1 इधर आता है एंड उसके बाद ऐसे बढ़ता है नंबर। तो छोटा नंबर कौन सा हुआ, 1. इधर हम क्या देख रहे थे, 1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो इधर भी हम वही देखेंगे ना, 1.1 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2। तो उसके लिए 2 आएगी वैल्यू। तो आपको नंबर लाइन की थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने में नंबर घटते जाते हैं, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, उसका साइन डिपेंड करता है, ओके। वैसे डिपेंड तो दोनों ही करते हैं, बट हमें साइन पे ज़्यादा फोकस करना है, मैंने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं और फिर कंटिन्यूटीज़ की चेक करते हैं। आप ये नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट जो वैल्यू लेता हूँ मैं, वो लेता हूँ मैं 0 से और 1 के बीच में। तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ, फिर वैल्यूज़ लूँगा।
ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोल दो, वाई डैश बोल दो। देखो इसे 1 ले लो, इसे 2 3 4 2 3 4। अभी हम माइनस के भी लेंगे 3 और 4, इधर -1 3, ठीक है, एंड 4 भी ले लो नीचे। देखो जब हम x की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब 0.1 0.2, तो 0. जब 1 होगी, 0.1 वैल्यू होगी इस पूरे इंटरवल के बीच में, ठीक है, तो उसकी आंसर क्या आएगा? हमेशा ये 0 ही तो आएगा। 0.1 इसमें रखो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। मैंने क्या बोला, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0 ही है, -1 तो नहीं है, और आगे कम देखते भी नहीं है ना। तो देखो, और 1 भी आ सकती है उसकी वैल्यू, 1 रखेंगे जब हम, तो हमें क्या करना है, अच्छा इसमें 0.9 की वैल्यू 1 थोड़ी आ सकती है, तो 1 पे हमें क्या करना है, 1 नहीं आएगी इसमें, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। तो इसमें हमें क्या करना है, गैप छोड़ना है, ज़्यादा बड़ा बना दिया थोड़ा, हमें क्या करना है, गैप खाली छोड़ना है इसको, एंड इसको थोड़ा डार्क करना है, जिस पे उसकी वैल्यूज़ आ रही है और जिस पे वो, ये फिर सिंपल ऐसे ही समझ लो कि 0.0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू x बिलोंग करेगा ना, 0 और 1 ऐसे, तो ओपन इंटरवल है ना इस पे, तो ओपन इंटरवल पे हमें थोड़ा खुला बनाना है, डार्क नहीं करना उसको, ठीक है। सेम एज इट इज़ 1 पे देखते हैं, 1 से 2, x बिलोंग्स टू 1 to 2, इसमें मैंने इसलिए लगाया है मतलब इक्वल टू, ताकि 0 क्योंकि 0 आ सकती है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब 1 से 2 में 2 तो आ नहीं सकती उसकी वैल्यू, 1.9 की वैल्यू 2 नहीं आ सकती ना 1 से 2 के बीच में, बट 1 तो आ सकती है, तो इस पे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ 2 से 3 पर 2 आ सकती है लेकिन 3 नहीं आ सकती, ठीक है। से अब हम 3 तक ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो। अब हम नेगेटिव पे आते हैं, नेगेटिव वाला थोड़े कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। तो देखो 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में मान लो -0.1 है, तो -0.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा इस बार? -1 होगा ना, छोटा नहीं बोलेंगे, लेफ्ट में, हाँ उसमें लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? ये होगा, और वो सबसे बड़ा इंटीजर है लेफ्ट में, क्योंकि इन सबसे तो बड़ा है ना, नाम उसका इसलिए ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो जब हमारे वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में इसमें देखेंगे, तो हमने प्लस में देखा था, अब जब हम माइनस में देखेंगे तो 0 से -1 के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो नंबर -0.9, तो इसका आंसर -1 आने वाला है, क्योंकि लेफ्ट में उसके सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -1 है, इन सबसे बड़ा है -1। तो हम क्या करेंगे, अब इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इधर से इधर तक इसको ये कर देंगे डैश तो -1 आ जाएगा, बट इधर से स्टार्ट नहीं करना हमें, इसका भी रीज़न बताऊंगा। देखो हमें करेंगे इधर से, -1 वैल्यू आ सकती है उसकी, बट 0 नहीं आएगी, तो इस पर हम गोला छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब खुद देखो fx इज इक्वल्स टू ये है तो x ही, डिग्री तो नहीं है ना उसकी कुछ, तो इसका जो ग्राफ होने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होने वाली है, कोई से भी स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है। और वैसे fx इज इक्वल्स टू x है, तो ऑब्वियसली सेंटर से पास होने वाली लाइन है, तो लाइन ऐसे थोड़ी बन सकती है, यूँ ऐसे थोड़ी यूँ बन सकती है, नहीं बनेगी ना, तो दैट्स वाई हम इसको इधर से लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप खुद भी समझ सकते हो, x जब हम 0 तो इसकी वैल्यू आ नहीं सकती, तो इसलिए इस पर ही तो क्रॉस होगा, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस पे, तो और -1 आ सकती है इसकी वैल्यू, इसलिए इधर, ठीक है, ये भी -1 है इधर ही, एंड -1 से 2 के बीच में, तो -1 से 2 के बीच में -1 उसकी वैल्यू आ नहीं सकती, -2 आ सकती है, ठीक है। एंड -2 से 3 के बीच में -2 नहीं आ सकती, -3 आ सकती है। अब खुद देखो आप कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये की स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। और इधर से मैं आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस समझाऊंगा, देखो कैसे। पहले तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना, पहली बात मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, ठीक है। तो देखो जब हमारा वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं,
मतलब ये फंक्शन जंप कहाँ पर कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू पर जंप कर रहा है ना ये फंक्शन, जो इसका फंक्शन है जंप कहाँ पर कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू पर। तो इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, जंप का मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। तो जो ग्रेटेस्ट, इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है उसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ पर, ठीक है, रियल वैल्यूज़ पर वो कंटिन्यूस होता है। कैसे, इसमें हमारा जो आंसर थे 0.1 का आंसर क्या आ रहा था 0, 1.1 का आंसर क्या आ रहा था 1, 1.1 का 1। तो एक्चुअली 1 जो भी हम पुट कर रहे थे इधर वैल्यू सारी, उनका आंसर यही था, मतलब ऐसे समझो, ऐसे। तो 0.1 पुट करा, 1.1 पुट करा तो 1 आया, 1.2 पुट करा तो 2 आया, ऐसे। तो एक्चुअली वैल्यूज़ तो आई ना हमारी सारी, जब तक 1 नहीं आया, है ना। तो रियल नंबर पे तो कंटिन्यूस था ना वो फंक्शन ऐसे, बट जंप कहाँ कर दिया एकदम से उसने, जंप कहाँ कर दिया उसने, रियल वैल्यूज़ पर, सॉरी इंटीग्रल वैल्यूज़ पे उसने जंप कर दिया। आपको दिख रहा होगा इधर उसने जंप कि इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ये जंप कर रहा है, एंड जो उसकी रियल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ पे तो उसकी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो उस पर वैसे 0.1 रखोगे तब 1 आएगा, ऐसे रखोगे डायरेक्टली तो आएगा। बट एकदम जब हमने इंटीग्रल वैल्यूज़ पुट करी डायरेक्टली तो जंप करा ना फंक्शन, एकदम से जंप करता है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज़ पे जंप करता है फंक्शन। तो इन जनरल मैं आपको लिखवा देता हूँ, देखो इफ़ अब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको। हाँ, हम देखो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू कंटिन्यूटी। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी, हमने वो तो समझ लिया, वैसे समझ लिया हमने, अब हम जनरल फॉर्म में देखेंगे। देखो कंटिन्यूटी व्हेन c, जो हम वैल्यू रखेंगे c इज रियल नंबर, या फिर c बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, नंबर। तो देखो, तो फंक्शन पे जब पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये आएगी, ठीक है। अब हम लिमिट पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), तो डायरेक्टली जब f(x) क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू c, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन बोलते हैं, एंड ये भी डायरेक्टली पुट हो जाएगी c आएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, जो हमारा ये आ रहा है वो ये आ रहा है, तो रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस है, जैसे कि हमें इधर दिख रहा था रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस है, आप देख भी सकते हो इधर रियल नंबर पे कंटिन्यूस है ये, ओके। तो देखो अब थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको, हाँ इधर आ जाएगा वैसे, व्हेन c इज इंटीजर। अब जब हमने इंटीजर बोल दिया तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो रही थी, जंप हो रही थी वैल्यूज़। तो जब हमने इंटीजर बोल दिया तो इस बार हमारा जो ये है, ये वैल्यू है वो ये रहने वाली नहीं है, मतलब ये f(x) की वैल्यू डायरेक्ट c पुट करने पर ये नहीं आएगी, उसकी वैल्यू वो आएगी जो कि हम ऐसे इसको कर रहे थे सॉल्व। देखो कैसे, व्हेन c इज इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1। देखो तो इसमें क्या होगा, इंटीजर अगर होगा तो हमेशा अगर कोई भी नंबर इसमें से माइनस हो रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, देखो पहले इसको समझना ज़रूरी है। जैसे 0.9 है, 1.9 ले लेता हूँ मैं, उसमें से मैं कोई नंबर r माइनस करता हूँ, r क्या है 0 से और 1 के बीच में, 0.1 माइनस कर दिया मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इंटीग्रल वैल्यू लेनी है ना ये, तो 2 ले लो माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.9 आएगी, है ना। अब 1.9 आएगी तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है 1, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ c-1। जो हमारी ये वैल्यू थी डायरेक्टली उसमें से हमने 1 माइनस करना है बस और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिंपल। एंड सेम एज इट इज़ अगर इसमें r प्लस हो रहा हो, इसमें अगर r प्लस हो रहा हो तो उसका मतलब क्या है, इसमें प्लस कर दो
2.1 आएगा, है ना, 2.1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर 2 ही तो आता है। 2.1 से पीछे लेते हैं हम सबसे बड़ा इंटीजर 2, तो इसमें क्या हो गया, सिंपली जिसमें हमने पुट करा वही आंसर आ रहा है हमारा, है ना। तो अब देखो, अब मैं ग्राफ मिटा देता हूँ। देखो अब हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट पहले तो फंक्शन पे वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम फंक्शन पे वैल्यू रखेंगे डायरेक्टली c, तो इसकी वैल्यू ये आने वाली है c। हाँ, इसकी तो डायरेक्ट आ जाएगी c वैल्यू, वो मैंने उधर गलती से बता दिया। तो अब हम लिमिट जब हम निकाल लेंगे तो लिमिट दो तरीके से निकलेगी। माइनस मतलब जब हम माइनस कर रहे हैं उसमें से फंक्शन हमारा f(x) रखते हैं इसको, तो इसकी हमारा फंक्शन क्या है इधर, डायरेक्टली इसकी आंसर क्या आया, c माइनस आर, और ये क्या होगा हमारा c माइनस 1 होगा, है ना। एंड जब c टेंस प्लस करते हैं देन f(x) निकालते हैं इसकी लिमिट, तो ये क्या आता है, c प्लस आर c आता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जो राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली फंक्शन के भी इक्वल नहीं है वो। वैसे इसके इक्वल हो जाएगी, जो क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू तो इंटीजर ही आएगी, तो इक्वल हो जाएंगे, बट एक इक्वल नहीं है, तो उससे डिसप्रूफ ही हो गया। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज ऑलवेज continuous when c belongs to R and discontinuous when c belongs to Z, ठीक है। इसमें आप इस कंसेप्ट को थोड़ा, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या आपको इसमें से लेना चाहिए, क्या लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी डीप थे, बहुत इसमें आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको मन करेगा इसमें और ज़्यादा अंदर तक पढ़े। तो अगर आपके पास टाइम कम और आपको जल्दी से करना है तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है ये चीज़। और डायरेक्टली आप लर्न भी कर सकते हैं, वैसे लर्न करना वैसे सही नहीं रहेगा, समझ लेना। डायरेक्टली आप ये इसे कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी है, इसका मतलब समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान देना। एंड वैसे करना तो इम्पोर्टेंट तो पूरा ही है। प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूँ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। मान लो अगर कोई फंक्शन है ये, ठीक है, इसमें ऑलरेडी n प्लस है, ठीक है, या फिर मान लो कि n बाहर है, n बाहर प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसमें प्लस होगा या नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि n क्या है। इफ़ n इज़ इंटीजर देन इट कैन बी पॉसिबल कि ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा पूरा एक इंटीजर ही तो है टोटल, क्योंकि इस हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज होती है इंटीजर होती है, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये पूरा इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर में प्लस हो जाएगा ईजिली, ठीक है। अगर रियल नंबर हो तो अलग बात है, तब नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम अगर प्लस की बात है तो डिवाइड की भी बात होगी, तो डिवाइड में क्या होगा, तो अगर इंटीजर है तो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जानना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके को यूज़ बहुत होंगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यूज़ होंगे बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू मॉड x होता है ये, ठीक है। एंड इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, आप सबको पता है, ये तो जनरल है। अब हम चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। व्हेन कोई नंबर लेते हैं हम c, रियल नंबर कोई सा भी, इज़ लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा c की वैल्यू, तो हम इस पर लिमिट फाइंड, पहले तो f(x) की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियसली -c आएगी वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि x भी तो एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो c भी उससे कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। एंड इस पे हम लिमिट निकालें, लिमिट ऑफ x टेंस टू c ऑफ f(x), ठीक है। तो ये क्या आएगी हमारी लिमिट x टेंस टू c माइनस x, क्योंकि f(x) माइनस वाला ले रहे हैं ना हम इधर, नेगेटिव c से छोटी नंबर, तो
ऑब्वियसली ये -c आएगी वैल्यू, तो फंक्शन भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इम्प्लाइज इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब सेम हम पॉजिटिव के लिए चेक करते हैं। देखो व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, ये हम ऐसे चेक क्यों कर रहे हैं c पॉजिटिव लेस देन, क्योंकि हमें इधर पता नहीं है। कंटिन्यूटी हम दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट्स दे रखे हों और जब पॉइंट्स नहीं देते तो कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें पॉइंट नहीं दे रखे हैं तो हमें खुद लेना पड़ेगा कि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स क्या बन सकते हैं इसमें। तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 ही बनेंगे, है ना। अब ये नहीं कि इधर इक्वल है तो वो लेने, क्योंकि एक पॉइंट इस पे x=0 भी बन सकता है, और x=0 पे तो कंटिन्यूस हो गई, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो वो हम निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, तो देखो fc की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया, एंड जब हम लिमिट निकालेंगे x टेंस टू c f(x), तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस x होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये डायरेक्टली c आ जाएगा। तो इम्प्लाइज इट इज कॉन्टिन्यूस, और इट क्या है, मॉडुलस फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होगा। तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज पे भी कंटिन्यूस होता है, पॉजिटिव वैल्यूज पे भी कंटिन्यूस होता है। तो और 0 पे तो हम मैंने बता दिया, चेक ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप करके दिखा सकते हो ऐसे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और तो ये कंटिन्यूस हो चुका है हर वैल्यूज़ पे, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो थोड़ा अलग था, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं नहीं, उसके बारे में जानेंगे। तो पहली बात तो हमें साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। क्या होता है ग्राफ, ऐसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 90 पर 1 वैल्यू होती है इसकी मैक्सिमम, है ना, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो वैसे भी कंटिन्यूस आपको दिख रहा है, मैंने मिटा दिया, ऐसे कंटिन्यूस दिख रहा है ना आपको ये, तो साइन फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस ही होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस ही होते हैं, जो कि 6 के 6 हम जो पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो x है, इधर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, थीटा है सारे, है ना, तो r तक हम रियल नंबर्स में कुछ भी पुट कर सकते हैं, थीटा बीच में जो x होता है वो π/2, मतलब कुछ भी हो सकता है r में। r ही होता है ना इसका डोमेन, जो हम पढ़ते हैं साइन का डोमेन क्या होता है, r होता है ना, एंड रेंज क्या होती है इसकी, -1 से 1 होती है। बट इनवर्स में जो हम पढ़ते हैं वो अलग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि जो इनवर्स होता है उसका डोमेन जो होता है वो इधर हो जाता है -1 से 1। ठीक है, और जो रेंज हो जाती है वो r नहीं होती, वो होती है -π/2 से π/2। ये क्यों होता है, क्योंकि वो 1, 1 और 2 का थोड़ा है, वो आप समझ लेना, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसकी फर्स्ट चैप्टर की, वो से आप देख लेना। ठीक है, तो देखो उसको, ये थोड़ा जो भी मैंने कुछ बताया थोड़ा इससे रिलेटेड ही था, इसलिए टाइम वेस्ट तो मत समझना इसको। देखो हम चेक करते हैं एट एनी वैल्यू c, ठीक है, बिलोंग्स टू r, तो fc की वैल्यू तो डायरेक्टली साइन c आ जाएगी, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो रही हमें। ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू c साइन ऑफ fx लिमिट x टेंस टू c साइन x। अब हम इधर डायरेक्टली c पुट नहीं कर सकते, क्योंकि c नेगेटिव, उससे छोटी ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो डायरेक्टली पुट करने पर हमें रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमेशा से कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाएगा, हम क्या करते हैं, बट ये मेथड आप अपनाना हमेशा। हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू c प्लस h,
ठीक है, x हमने c प्लस एच मान लिया, तो उससे होगा क्या, देखो लिमिट, अब इधर x c भी नहीं होगा, इधर क्या होगा, और देखो एक और चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इफ c टेंस टू x, या फिर लिख लो इफ x टेंस टू c, मतलब x की वैल्यू c के इक्वल हो जाती है, देन h टेंस टू 0। ऐसा क्यों हो, क्योंकि अगर x c के इक्वल हो गया तो c इधर आके 0 हो जाएगा, तो h 0 से की तरफ जाएगा ना, h की वैल्यू 0 की तरफ जाएंगी तो टेंस करेगा 0 की तरफ, तो इधर हम h लेंगे, h टेंस टू 0, और इधर क्या बन जाएगा, x की जगह c प्लस एच, है ना। और अभी भी हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, अगर आप डायरेक्ट इधर वैल्यू रखोगे, सोचोगे साइन सी और वही हमारा आंसर है, वैसे एक्चुअली साइन सी आ जाएगा, बट आप रॉन्ग हो, क्योंकि आप देख सकते हो उधर, मैं आपको एक रिजल्ट भी बताता हूँ, देखो साइन सी प्लस एच, मान लो h की जगह π/2 होता, तो अगर आप इसको डायरेक्टली पुट करते इसमें, तो c प्लस π/2 आता, साइन सी प्लस π/2, तो एक कॉस c बन जाता, ठीक है। बट इसी चीज़ को अगर अब जब हम खोल के करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, देखो अब हम इसको, अब इसको रोक के रखना भी बताऊंगा इसको, देखिए खोल के जब हम करेंगे इसको, खोल के कैसे, साइन a और कॉस b का फॉर्मूला लगा दो, कॉस c साइन h, अब हम 0 डाल सकते हैं डायरेक्टली, 0 पुट कर दो इधर, तो ये तो साइन c आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 0 होता है, एंड इधर साइन 0 0, तो ऑब्वियसली पूरा 0, तो इसका आंसर साइन c आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो अब इधर इसको करके देखो, खोल कर करके देखो, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, अब π/2 रखो, इधर π/2 रखो, ये पूरा 0, इधर π/2 रखोगे तो कॉस सी, तो कॉस सी ही आएगा इसका आंसर वैसे डायरेक्टली। तो लिमिट था, उसकी वैल्यू भी साइन से आई और फंक्शन की वैल्यू भी साइन से आई, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ये जो हमारा साइन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। सेम आप कर सकते हो कॉस वाले के लिए, उसमें कॉस के फॉर्मूला लग जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और टेन का कैसे निकालते हैं, उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और एक छोटी सी चीज़ कराता हूँ, देन उस पर हम पहुँचते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब हम उनमें लिमिट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमने वो पढ़ रखा है, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूस होगा, मतलब इस टाइप के टॉपिक्स करेंगे। आप क्वेश्चन से बोल सकते हो, जैसे कि अगर मान लो कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी, दोनों कंटिन्यूस है, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो इसका जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब कैसे, ये देखो, बाकी कैसे वो देखो, f प्लस जी कोई फंक्शन है, तो अगर मैं इसमें x पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और हाँ इसमें डायरेक्ट c पुट करने पर वो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। और हाँ मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ इधर ही, x टेंस टू c एंड लिमिट x टेंस टू c, इधर मैंने लिमिट लगा दी इस पर पूरे पे। तो ये आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में 11th में। तो इसमें लिमिट, अब हमें पता है लिमिट जब प्लस होता है तो इसमें भी लगती है इंडिविजुअली और इसमें भी लगती है, एक तरह से समझ सकते हैं इनटू हो रही है, ठीक है, बट इनटू मत समझना, इनटू नहीं होता एक्चुअली, वो लिमिट अप्लाई होती है दोनों फंक्शंस पे, ठीक है, इस पर अप्लाई होगी, इस पर भी, तो इस पर जब अप्लाई होगी तो एफ सी, उस पर जब अप्लाई होगी तो जी सी। अब हम सी को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गई, अगर हम फंक्शन में सी की वैल्यू रखें तो वही फंक्शन आएगा, वही हमारी लिमिट आ गई, है ना। अगर आप इसमें एक्स के सी रखोगे तो वो फंक्शन की वैल्यू आ गई और वही हमारी लिमिट की वैल्यू होगी, तो कंटिन्यूस हुआ ना, प्रूफ हुआ ये कि कंटिन्यूस है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप ये भी कर सकते हो, आप इसे नोट कर लीजिए पहले, आप ये भी कर सकते हो सेम एज इट इज़, एफ माइनस जी इज़ कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो आप, एंड एफ जी इज़ कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो आप, एंड एफ अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। कौन से वाले में, फोर्थ वाले में, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है आप गौर कर रहे होंगे, जी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जी जीरो हो गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी अभी तक
कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि इसका रीज़न क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछो कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इसकी हेल्प देखो, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जो बच्चे बोलते हैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप टॉपिक से भी क्वेश्चंस बनाकर प्रैक्टिस करो तो वो ज़्यादा फ़ायदा उल्टा। देखो इससे क्वेश्चन बनेगा, मैं बोलूँ आपसे कि f कंटिन्यूस है तो बताओ 1/, उसका रेसिप्रोकल कंटिन्यूस होगा, रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल कंटिन्यूस होगा तो आ गया क्वेश्चन। अब कोई सोचेंगे वो सब ऐसे करेंगे, फिर रखेंगे वैल्यूज़, c की वैल्यू लिमिट निकल लगा के रखेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट हमें पता है कि f/g टाइप का जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है अगर ये दोनों कंटिन्यूस हो। अब 1/f के टाइप में क्या है, 1 है और वो तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऊपर रहेगा ही, उसे कंटिन्यूस ही बोलेंगे हम। कंटिन्यू वैसे भी वेरिएबल तो है नहीं, तो ये ऊपर उससे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वैसे उस पर बात भी नहीं होगी, ठीक है। एज हम कंटिन्यूस ही लेते हैं, ठीक है। और f भी हमारा कंटिन्यूस है तो ये पूरा भी तो कंटिन्यूस हो गई, तो डायरेक्टली हम इधर से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मान लो रेसिप्रोकल भी नहीं है, बोलते हैं आपसे 2/(f) होगा कंटिन्यूस, तो ये भी होगा कंटिन्यूस। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई से भी λ/f वैल्यू पर, बुक में ये लिखा है लैम्डा इसलिए मैंने लैम्डा लिया, कि अगर कोई भी स्केलर वैल्यू मैग्नीट्यूड जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको अगर हम ऊपर रखें एज ए जी फंक्शन, ये f फंक्शन, हाँ जी बोल दो, जी फंक्शन, तो वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इधर से क्वेश्चन आप बना सकते हो। गाइस अब आते हैं मेन टॉपिक, जो कि मतलब बुक में से पढ़ने पर किसी को ज़्यादा समझ नहीं आता, वो है बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है मेरे पास साइन स्क्वायर, ये, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इस पे हम बात करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टॉपिक। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, वो क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता फिर भी देखो। जैसे हमारे पास दो फंक्शन है f और g, ठीक है। अगर हम उनका कंपोजिशन निकालें, मतलब उनसे जनरेट एक दूसरा फंक्शन निकालें, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं हम f और g को, तो ये क्या होता है, ये फंक्शन अंदर चले जाता है, ठीक है। एंड ये हमें अब g एज ए x बिहेव कर रहा है, तो मान लो तो इसका आंसर f(g(x) ही आता है। वो वैल्यू तब डिपेंड करेगी जब हमारा g(x) कुछ वैल्यू होगी, तो हम उसका f में पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसको कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा इसके f और g फंक्शंस में। अभी ये क्या है, इस टाइप में है, तो हमें इस टाइप में तोड़ना पड़ेगा और फिर हमारा जो आंसर आएगा, अगर मॉडुलस फंक्शन होगा, सिंपल जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिंपल पॉलिनॉमियल फंक्शन हो गया, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है और ये भी पॉलिनॉमियल है, तो ये तो कंटिन्यूस होते ही हैं, दैट्स वाई पूरा भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि उससे ही निकले हैं, है ना। तो देखो करते हैं। तो इसको जब अगर हम बांटेंगे तो इसमें से मैं एक फंक्शन निकालता हूँ hx, मैं वो निकालता हूँ sin x, ठीक है। एक फंक्शन निकालता हूँ मैं gx, तो वो निकालता हूँ मैं x²। अगर मैं इसको h और g x बोलूँ तो ये ऐसा होगा कुछ h(g(x), मतलब gx क्या है x² और h क्या है sin x, तो x की जगह मैं ये कमांड दूंगा इसमें, तो यही तो आएगा। आ गया हमारा h(x), ये है ना। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एज hx, h एंड g आर ट्रिग्नोमेट्रिक है, h एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पॉलिनॉमियल फंक्शंस रिस्पेक्टिवली। फंक्शंस हैं दोनों पॉलिनॉमियल एंड, तो दैट्स वाई पॉलिनॉमियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये कंटिन्यूस भी होंगे दोनों।
और अगर ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो इम्प्लाइज एफ इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो इसमें जो मेन बात है वो समझने की है कि आपको समझना पड़ेगा कि बांटना कैसे है हमें साइन एक्स को दो फंक्शंस में, मतलब उसके कंपोजिशन फंक्शन में कैसे बांटना है, तभी हम बता सकते हैं कि हमारे ये दोनों कंटिन्यूस है तो इनसे बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये एग्जांपल है। तो आपको इसमें देखना है, पहली बात तो पिछले क्वेश्चन में भी जो एच एक्स और वो जी एक्स दोनों इसमें ही छुपे हुए थे। ये तो नहीं था कि बाहर से लाए, इसमें छुपे हुए थे, तो इसमें भी वही है, इसमें छुपे हुए। हमने इसमें क्या करा था, हमने पहले सोचा कि इसमें क्या पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने एक एक्स स्क्वायर अलग से बना लिया। और ये नहीं कि हमने एक साइन छोड़ दिया बस पूरा ले गए, फंक्शन तो होना चाहिए ना, वो तो एक्स छोड़ा उसमें, इसलिए साइन एक्स का अलग बना। सेम एज इट इज़ इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक फंक्शन बनाएंगे अलग ही। अब हमें दिख रहा है इधर बाहर मॉड है और इसमें हमें एक दिख रहा है अलग से मॉड फंक्शन, तो इधर होने क्या वाला है, इसमें कुछ चीज़ पुट होने वाली है, तभी बाहर मॉड आएगा दोनों तरफ, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन इसको ही ले लेते हैं और जी एक्स को 1 माइनस एक्स मॉड नहीं होगा और ये ले लेते हैं। अब आप इसको इसमें पुट करोगे तो बाहर मॉड आएगा और पूरा नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। जैसे मैं निकालूँ एच ओ जी एक्स, तो ये जी एक्स आएगा, देन 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो ये आएगा सिंपल, है ना। और यही क्या है हमारा एक्चुअली ये है। अब ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ये क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन का सम है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सॉरी सम है, तो ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली ये भी कंटिन्यूस होगा। जैसे मैंने लिखा लैंग्वेज पीछे वैसे ही लिखनी है इसमें भी, ठीक है। बाकी आप बुक से भी लैंग्वेज लिख सकते हो, बट अब दूसरी बात आती है 10x। अब फंक्शन हम 10x ले तो हमने वो तो डायरेक्टली जो साइन और कॉस एक्स का तो फॉर्मूले से कर दिया डायरेक्टली, बट 10x में हम क्या करेंगे, 10x में हम करेंगे इसको हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये किस फॉर्म बन गया, एफ अपॉन जी, इसका फॉर्म बन गया, ये इसका फॉर्म बना है नहीं बना, क्योंकि साइन एक्स अपॉन इस फॉर्म का बन गया ना, क्वोशिएंट वाले फॉर्म का। तो इसमें क्या है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो ये पूरा भी कंटिन्यूस होगा, यही हमने पढ़ा है, तो दैट्स वाई 10x भी कंटिन्यूस होगा। ये हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिख देना कि एज 10x इज़ द फॉर्म ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, we can write it as fx upon gx, also sin x and cos x are continuous, then fx upon gx of type 10x is also continuous। मतलब ये किस टाइप का, इसका और इस टाइप का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, कब, जब ये दोनों कंटिन्यूस हो। और हाँ, इसमें एक और बात है, जो cos x है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब जो x है उसकी वैल्यू हमारी 2n प्लस पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या फिर माइनस भी ले सकते हो, ये नहीं हो सकती कभी भी। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये बच्चों को बुक में लिखा हुआ बहुत अजीब सा लगता है, बट ये सिंपल चीज़ें ही सोच सकते हो आप, क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता ना, मैंने बताया था आपको। तो हम ऐसे 10x को प्रूफ कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस, ठीक है।